नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कर्नाटक की सरकार एक ऐसा दिलचस्प कदम उठाने जा रही है जिससे पूरी राजनीति में हलचल मचेगी, संघ परिवार में हलचल मचेगी और आरएसएस तो उसके केंद्र में होगा ही। दरअसल कर्नाटक सरकार विचार कर रही है कि राज्य में जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे वो अस्पताल हो, शिक्षा संस्थान हो, पार्क हो, वहाँ पर आरएसएस को किसी तरह के कार्यक्रम करने की इजाज़त नहीं होगी। जो वो शाखाएं लगाते हैं वो शाखाएं वो न लगा पाए। और ये वहाँ के जो मंत्री हैं प्रियांक खरगे, जो कि मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं, उन्होंने इसके लिए सिद्धरमैया को चिट्ठी लिखी थी और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री इस पर विचार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस दिशा में कदम उठाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में बहुत सालों से ये एक प्रतिबंध लगा रहा है आरएसएस को लेकर कि सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं वो आरएसएस में काम नहीं करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग फिर भी दबे छुपे या खुलेआम करते रहे, उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं हुई, लेकिन ये एक नियम था। और अभी हाल में आरएसएस को खुश करने के लिए 48 साल पुराना ये कानून बदल दिया गया था और आरएसएस में लोग जा सकते हैं, आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। अब चूंकि आरएसएस की सरकार है तो वो अपनी सरकार से जैसी चाहे छूटें हासिल कर सकती है, वो कर रही है। लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी कदम है जो कर्नाटक सरकार उठाने जा रही है, क्योंकि ख़ास तौर पर शिक्षा संस्थानों में अगर इस तरह के संगठन जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है और जिनके बारे में आम धारणा है और जो काफ़ी हद तक सही भी है कि ये सांप्रदायिक विभाजन को जन्म देते हैं, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाते हैं और अब जबकि वो सत्ता में हैं तो अपनी गतिविधियों से एक तरह का आतंक भी पैदा करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जब आरएसएस के 100 साल पूरे हुए तो क्या जेएनयू और क्या दूसरी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर बाकायदा, दिल्ली विश्वविद्यालय, वहाँ पर जुलूस निकाले आरएसएस ने, कैंपस के अंदर जुलूस निकाले। तो ये एक बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है कि हमारे जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, सार्वजनिक जगह हैं, स्थान हैं, वहाँ पर इस तरह से इस तरह की विचारधारा वाला और इस तरह की गतिविधियों में संलग्न कोई संगठन अपनी गतिविधियां चलाए। इससे लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है। हालांकि आरएसएस के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आरएसएस तो ये दावा करता है कि वो एक राष्ट्रवादी संगठन है, समाज सेवा के लिए काम करता है, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए काम करता है, सांस्कृतिक संगठन है, वो लोगों का चरित्र निर्माण करता है। लेकिन हम जानते हैं कि आरएसएस के लोगों के चरित्र किस तरह के होते हैं और किस तरह से वो तमाम तरह की ऐसी गतिविधियों में जो कि समाज विरोधी भी कही जा सकती हैं, उनमें हिस्सा लेते रहे हैं। उनके आंदोलन इस तरह से विघटनकारी रहे हैं, उनके नेताओं के बयान लगातार ऐसे होते हैं जो कि समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन ये एक बहुत विवादास्पद पहल भी है। इस पर ये एक तरह से बर्र के छत्ते में हाथ डालना जैसा है, क्योंकि आरएसएस अब पूरे देश भर में फैल चुका है। बहुत सारे राज्यों में उसकी सरकारें हैं, केंद्र में उसकी सरकार है और वो पूरी आरएसएस के पीछे खड़ी रहेंगी, उसकी मदद करती रहेंगी और आरएसएस इस कदम का पुरजोर विरोध करेगा। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु में बहुत ही सख्ती से निपटा जाता है आरएसएस की गतिविधियों को। उन्हें इस तरह की आज़ादी नहीं है कि वो किसी भी तरह की गतिविधियां कर सकें। कोई बड़ा कानून नहीं है वहाँ पर, लेकिन जो डीएमके और एआईएडीएमके की सरकारें वहाँ लगातार रही हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिहाज से कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिसमें कोई भी जुलूस निकालना हो, कोई भी कार्यक्रम करना हो तो आपको उससे पुलिस की अनुमति लेनी पड़ेगी और पुलिस की अनुमति के बिना वो कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो एक अब अगर आप इसको नीति को थोड़ा सा डिटेल में भी समझना चाहें तो ये बता दें कि यहाँ व्यवस्था है कि आरएसएस की शाखाएं गुरु पूजा, मार्च या सभाएं सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक पार्कों या जो छोटे से इलाके होते हैं वहाँ पर भी बिना पूर्व पुलिस अनुमति के आप नहीं कर सकते हैं कोई कार्यक्रम। अनुमति देने के दिशा निर्देशों में मार्चों को अस्पतालों, स्कूलों या धार्मिक स्थलों के पास प्रतिबंधित किया जाता है और इन्हें केवल घेरे वाले कंपाउंड में ही आप कर सकते हैं। खुले में, जैसे खुला पार्क है, वहाँ नहीं आपको ये इजाज़त है। और ये जो कानून है या जो प्रावधान किए गए हैं इस नीति में, उसके तहत आप निजी संपत्तियों के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहाँ आप शाखा वगैरह तो लगा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों और जो स्टेट की प्रॉपर्टी है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अभी आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 2025 को ही चेन्नई के पोरूर के पास 39 आरएसएस के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ के एक सरकारी हाई स्कूल में बिना अनुमति के गुरु पूजा की और विशेष शाखा का प्रशिक्षण भी कर रहे थे। तो ये एक लंबा इतिहास है तमिलनाडु में, और वहाँ पर आरएसएस की हिम्मत नहीं है इस सब का विरोध करने की, और इस वजह से वो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से लागू हो पा रहा है। और ये 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद से वहाँ पर लगातार ये परंपरा बनी हुई है। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लग चुका है, और किस लिए प्रतिबंध लगा आप जानते हैं कि चाहे वो महात्मा गांधी की हत्या का मामला हो और चाहे बाबरी मस्जिद के ध्वंस का मामला हो, हर बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगा है और फिर बाद में हटा लिया गया। लेकिन इसकी गतिविधियां बहुत ही उस विभाजनकारी रही हैं, ये आम धारणा है। तो अब कर्नाटक सरकार के सामने एक चुनौती है कि वो तमिलनाडु के का जो मॉडल है आरएसएस को की गतिविधियों को कंट्रोल करने का या उनको उस तरह से छूट न देने का, क्या उसको वो अपना सकता है, क्या वो उसको इन्फोर्स कर सकती है। क्योंकि ये कांग्रेस डीएमके का अपना जो बेस है, जो द्रविड़ पार्टियां हैं उन, और वहाँ जो तमिलनाडु में जो द्रविड़ आंदोलन हुआ है उसने लोगों को इस तरह से मानसिक रूप से तैयार कर दिया है जो आरएसएस और हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी ने अपनी एक पैठ बनाई है, वो वहाँ सरकार में भी रही है, तो जाहिर है कि उसका असर वहाँ ज़्यादा है और प्रतिरोध भी उसके हिसाब से वहाँ ज़्यादा होगा। ऐसे में उस प्रतिरोध को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक की सरकार किस तरह से ये नीति बनाती है, और अगर एक आइडियल नीति वो बना सके और उसको जो दूसरे विपक्ष शासित राज्य हैं वहाँ भी अगर इम्प्लीमेंट हो तो आरएसएस की इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग सकती है और शिक्षा संस्थानों के दुरुपयोग पर भी रोक लग सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी कदम है आज की तारीख में कि आरएसएस को थोड़ा अनुशासित, संयमित और संकुचित किया जाए, अन्यथा वो पूरी राजनीति को तो गंदला ही चुका है। उसकी गतिविधियों की वजह से पूरे देश का वातावरण भी विषाक्त बनता जा रहा है और ये छूट नहीं दी जानी चाहिए। एक आतंक का वातावरण जो बनता है आरएसएस की शाखाओं से, उनके जुलूस से, वो अब ख़ास तौर पर जो पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं उनको टारगेट करता है। इसलिए सिद्धरमैया सरकार को शुभकामनाएं देना चाहिए और उनको हिम्मत मिले कि वो इस तरह के कदम उठाकर आरएसएस पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।